को स्टार्ट। चलो पहले क्लास को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा था अधिगम वाला। जितना जल्दी हम लोग खींचेंगे आगे वाला टॉपिक पकड़ा जाएगा। ठीक है, और इसको अपने करेंगे सिस्टम के साथ। एक एक सिद्धांत को लेंगे इसके अंदर। पहले कुछ बातें इसके अंदर क्लियर हो जाए, 2-3 प्रश्न निकल जाए, फिर बात चलेगी आगे की। अगर हम लोग डायरेक्ट इसके सिद्धांत को उठाते हैं तो फिर समस्या आ जाएगी। समस्या कैसे आ जाएगी? अधिगम का जब पता ही नहीं होगा तो सिद्धांत क्या करेंगे हम, है ना। तो इसके अंदर एक चीज आप लोग नोट कर लेना, कल कहाँ तक हो गया था? कल मैंने परिभाषाएं लिखवा दी थी ना। एक तो किम्बली की थी, एक गेट्स की थी और एक गिलफोर्ड की थी। ये 3 ही याद रखना। वैसे क्या होता है इसके अंदर, क्रो एंड क्रो ने भी एक परिभाषा दी थी, ज्ञान, आदत और अभिवृत्ति का अर्जन ही अधिगम है। उसने कहा था, क्रो एंड क्रो ने। अगर हम बात करें स्किनर की, तो स्किनर ने कहा था उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ये स्किनर की थी। अगर हम बात करें इसकी वुडवर्थ की, वुडवर्थ जो प्रश्नावली विधि का प्रतिपादक था, इस बंदे ने कहा था नवीन ज्ञान और नवीन परिस्थितियों का अर्जन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। ऐसी बातें ये अपने स्तर पर करके गए हैं। आप लोग याद रखना 3 बंदों। हाँ बोलिए। अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप क्लास के अंदर इंटर करते हो, वो आपकी पूर्व स्थिति है। जैसे आप बाहर निकलते हो तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है या नहीं होती है? होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमारी उम्र का तकाजा अगर हम लेते हैं तो इस तरह से हम उम्र निकालते हैं। उम्र के अंदर हम लोगों ने एक ले लिया शेष अवस्था। शेष अवस्था का जो पूर्व काल होगा ना, इसके अंदर बच्चा सीखना प्रारंभ करेगा और उत्तर के अंदर वो चीज सीख चुका होगा। मेरी बात समझ गए? हाँ, एक्सेप्ट कर लेगा वहां पर हर बातों को। और इसके अंदर वो प्रारंभ करता है, यहाँ चलना स्टार्ट करता है और यहाँ चल पड़ता है। ठीक है, ये कहानी होती है उत्तरोत्तर की। ये परिभाषा किसने दी थी? स्किनर ने दी थी। आप लोगों ने 3 ही याद रखनी, क्योंकि बार बार ये आ रही है। एक तो किम्बले वाली आ रही है, एक गिलफोर्ड वाली है, एक गेट्स वाली है। ये आपको किताब में नहीं मिलेगी। जो किताब में नहीं मिलती है वही पेपर का अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी। अब हम लोग इसके अंदर बात ये करते हैं कि ये तो चीजें हमें समझ में आ गई कि अधिगम क्या होता है। अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं है। अपेक्षाकृत परिवर्तन जो होता है ना, अपेक्षाकृत स्थायी होने वाला परिवर्तन जो होता है वही अधिगम होता है। भाई आदमी ने कुछ सीखा, सीख कर उसके अंदर कुछ सुधार करके उसी प्रक्रिया को बढ़ावा दे तो वो क्या होता है? वो अधिगम होता है। अगर हम हैं, हाँ, अब देखो अधिगम नहीं है। एक तो हमने ये सीखा भी अधिगम है, और एक हमने अब ये देखना है भी अधिगम किस चीज के दौरान नहीं होता है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होगा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। एक तो ये जो थकान होती है ना बेटा, इसके कारण अधिगम नहीं होता है। थकान जो होती है ना, थकान, इसके कारण अधिगम की प्राप्ति हमें नहीं होती है। ये याद रखना। एक हमारे सामने चीज होती है बीमारी। अब एक बच्चे ने मेरे से ये पूछा कि गुरुजी बीमारी के अंदर अधिगम क्यों नहीं होता है, बीमारी के अंदर वो क्यों नहीं सीखता है? तो बीमारी का एक समय होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार हुआ, फीवर आया, फीवर आने के बाद वो अचेतन की कंडीशन में जाता है। मतलब कुछ चीजें उसकी ऐसी कंडीशन में चली जाती है जहां से मतलब लौट कर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे कहने का भावार्थ समझ रहे हो ना? बुखार होने के बाद जैसे ही बंदा सही होता है तो वो बातें भूल जाता है, वो चीजें भूल जाता है। हमें नहीं, बीमारी के दौरान जो सीखा जाता है ना, वो हम अपेक्षाकृत स्थायी नहीं कह सकते हैं। ये होता तो है, अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे मैं ना बच्चों को एक डायग्राम बनाकर समझाता हूँ, अरे बहुत बढ़िया लगता है बच्चों को। मैं करवाऊंगा, 1 मिनट रुको आप। ये बीमारी है, इधर हमने थकान किया। जैसे ये कह रहा है भी सर क्या नहीं होता है। देखो अपेक्षाकृत व्यवहार में होने वाला परिवर्तन 2 तरह का होता है बेटा। एक तो होता है स्थायी, अपेक्षाकृत स्थायी, और एक होता है अपेक्षाकृत अस्थायी। अपेक्षाकृत अस्थायी। अस्थायी के अंदर क्या होता है, बंदे को ईगो आता है और कुछ समय के लिए आता है, फिर खत्म हो जाता है। मतलब वो भूल जाता है। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे ने मेरे से पूछा क्या गुरुजी रोना, ये जो रोना होता है क्या ये अधिगम होता है? आप लोग बताओ, रोना अधिगम होता है? क्या बोलना अधिगम होता है? बोलना अधिगम होता है? नहीं होता है। रोना और बोलना अधिगम नहीं है बेटा। हाँ, अगर ये कहता है भी भाषा को सीखना अधिगम है तो बिल्कुल है।
अब बताओ तुम्हें इसमें और इसमें अंतर नहीं पता चलता? बोलने में और भाषा सीखने में अंतर नहीं होता क्या? तो ये जो कंडीशन होती है ना, जैसे मैंने यहाँ पर भाषा लिखा, भाषा सीखना क्या है? भाषा सीखना जो है ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। इसके अंदर इंप्रूवमेंट करके वो बहुत बड़ी अपने स्किल को डेवलप कर सकता है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? जब तक ये कहानी नहीं समझ में आएगी ना, हम आगे चलें कैसे बताओ? इसके अंदर एक आता है कि किसी बच्चे का दूसरे व्यक्ति को प्रणाम करना, ये अधिगम है या नहीं है? देखो, मैंने कहा भी अभिवादन करना ऐसा ही होगा। वाह रे वाह, नाजम तेरा दिमाग कहाँ है रे आज? अभिवादन करना, किसी व्यक्ति का अभिवादन करना, मैंने मेरे परिवार से सीखा क्या कि बड़ों को नमस्कार करना है, हाथ जोड़कर नमस्ते करना है। मैंने, सुनिए एक मिनट, मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार की, ऐसे नमस्कार किया, धीरे धीरे मैंने उस चीज को बदला। मैंने क्या किया? उस चीज को बदला, उसमें इंप्रूवमेंट किया। इंप्रूवमेंट करके मैंने पैरों के हाथ लगाना शुरू कर दिया, या मैंने दूर से ही नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत ऐसा करना स्टार्ट कर दिया। तो वो जो प्रक्रिया है वो क्या है? अपेक्षाकृत स्थायी है। भूलोगे थोड़ी यार। वो व्यक्ति जब भी आपको ऐसे लगेगा भी उम्र दराज है, तो हम लोग क्या करते हैं? नमस्ते ही करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो ये जो चीज होती है ना बेटा, इसके अंदर जो मैं चीज आपको बता रहा हूं कि जैसे ये रोना अधिगम नहीं है, बोलना अधिगम नहीं है, हंसना अधिगम नहीं है। यार तुम लोग एक बात याद रखो ना, भी ए पी, बस ये इतनी सी चीज याद रखो। क्या इतनी सी चीज से आपको ये ध्यान में नहीं आता है कि अधिगम क्या होता है? आता है ना? आगे चले, देखो ये जो सिस्टम है इसके अंदर एक तो थकान आ गया, एक बीमारी आ गई, एक आता है परिपक्वता। परिपक्वता हम लोग कहते हैं मिच्योरिटी को। मिच्योरिटी होती है बेटा, और मिच्योरिटी ये नहीं होती है कि उम्र दराज कोई बंदा हमारे सामने खड़ा है तो वो मिच्योर है, मिच्योर नहीं है। कई बार क्या होता है कि बुढ़े आदमी भी ऐसी नादानी कर देते हैं कि चार आदमियों के बीच में उनको नीचे देखना पड़ता है। सही है या नो? क्या वो परिपक्वता होती है? बिल्कुल नहीं होती है। मिच्योरिटी एक समय के अनुसार आती है। देखो एक चीज मैं बताता हूं भी, ये तो अधिगम नहीं है, लेकिन इसके साथ होने वाला परिवर्तन जो होता है वो अधिगम होता है। ठीक है ना? परिपक्वता अधिगम नहीं है, लेकिन परिपक्वता के सहयोग से जो चीज हम लोग प्राप्त करते हैं वो चीज अधिगम हो सकती है। अस्थायी है ये परिपक्वता, अस्थायी है, स्थायी नहीं है। करते हैं, वास्तव में करते हैं। ठीक है ना? एक उम्र का तकाजा होता है, उम्र के अनुसार व्यक्ति को संभलना चाहिए। गुड मॉर्निंग, संभलना चाहिए, सीखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग 18 साल का व्यक्ति समझदार मानते हैं। 18 साल का व्यक्ति क्या मानते हैं? समझदार मानते हैं। लेकिन ये 18 साल की उम्र में भी अगर नासमझी करता है तो ये समझदार थोड़ी होता है। बहुत सारे आपकी क्लास में आप लोग नहीं देखते, बिना मतलब के बच्चे क्वेश्चन करते हैं। हाँ, मेच्योरिटी आने के बाद में तो अधिगम स्थायी है। मेच्योरिटी आने के बाद अगर मैं इस शब्द को लूं तो फिर गलत हो जाएगा काम। अकेला ये शब्द लूं तो वहां पर पेपर में लिखा हुआ है ना भी परिपक्वता अधिगम है, तो आपने लिखना नहीं है। मैंने कहा थकान अधिगम है, नहीं है। एक आप लोग याद रखना बेटा। हाँ, आपने जो बात की वो तो अलग थी ना। हाँ, रिलेटिवली परमानेंट है। वेरी गुड, अपेक्षाकृत स्थायी है। अब सुनो एक मिनट, यहां पर एक आ जाता है नशा। ये जो नशा होता है क्या ये अधिगम होता है? मादक पदार्थों का, जैसे कोई मदिरा पान करता है, रात को उसने अच्छी मदिरा पी, उस समय उससे जो मर्जी पूछ लो, मदिरा के बाद में आदमी, मदिरा ग्रहण करने के बाद में आदमी सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। अपने ही घर में जाता है, किसी अन्य के घर में नहीं जाता है। अपनी ही बीवी को पीटता है, किसी अन्य बीवी को नहीं पीटता है। ये अधिगम है। अधिगम है नशा? नहीं है ना, अस्थायी है ये। इसके बाद में एक कंडीशन आ जाती है बेटा, मूल प्रवृत्तियां। क्या आ जाती है? मूल प्रवृत्तियां, या हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हाँ, इंस्टिंक्ट है ना। मूल प्रवृत्तियां जो होती है ना, इसको स्वाभाविक प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्वाभाविक प्रवृत्ति कहते हैं। स्वाभाविक प्रवृत्ति जो होती है ना, ये भी अधिगम नहीं होता है। अब जैसे बाबा रामदेव है, उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या है? वो बात करते करते एक आंख को झपकाएगा। क्या ये अधिगम है? नहीं है। ऊपर पंखा चल रहा है, ऊपर पंखा चल रहा है, ठीक है ना, और मैंने ऊपर देखा उसकी हवा मेरी आंखों में गई और आंख झपकी मारने लगी। क्या ये अधिगम है?
नहीं है ना। तो अधिगम ए पी ही अधिगम है, ठीक है ना। एक मैंने यहां पर आपको बताया था प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती है, प्रतिवर्त क्रियाएं होती है। प्रतिवर्त क्रियाएं क्या होती है कि बिजली का चमकना और बाहों को फैलाना, ये क्या अधिगम है, नहीं है। बिजली का चमकना, जैसे एकदम गड़गड़ाहट हुई, फिल्मों में नहीं देखते अपने, एकदम गड़गड़ाहट होती है, हीरोइन जो होती है फटाफट ऐसे भाग के, और फिर मतलब जो भी आप समझ रहे हो, समझने वाले बच्चे हो आप, तो ये प्रतिवर्त जो होता है ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है, जैसे बोबिन्स्की आ गया, मोरो किसिंग आ गया, स्टेपिंग आ गया, डार्विनी आ गया, ये सब चीजें किस में आती है, प्रतिवर्त में आती है। एक बच्चा जो क्रियाएं करता है ना, जैसे मैंने नाम लिया बोबिन्स्की, मैंने नाम लिया स्टेपिंग, मैंने लिया डार्विनिंग, मैंने जैसे इसके अंदर बबलिंग, ऐसे कुछ शब्द होते हैं, बच्चे की प्रतिक्रियाएं होती है, ये सब चीजें भी अधिगम नहीं होती है। तो आपसे कोई पूछे भाई अधिगम नहीं है, तो आप बताओगे बीमारी के दौरान सीखा गया परिवर्तन अधिगम नहीं होता है, थकान भी अधिगम नहीं है। किसी की नकल करना अधिगम थोड़ी होता है, अनुकरण होता है, ठीक है। किसी की नकल करना अधिगम नहीं होता है, अगर वो नकल प्रैक्टिस में इनमें कन्वर्ट होती है तो अधिगम हो सकता है। ए पी में आ जाए तो अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, केवल यही अधिगम होता है। ये इतनी सी बात समझ में आई। सुनिए, नकल करना अधिगम नहीं है, नकल करके सीखना अधिगम है। सुनिए आप, मैंने क्या कहा भी ए पी, आपने मेरी नकल की, नकल करना अधिगम नहीं है, नकल करके सीखना अधिगम है। नकल करके अगर उस चीज को कॉपी मारते हो आप, अब हाँ बिहेवियर में चेंज आ गया सोनिया जी, फिर बनेगा ये। सीखना तो अधिगम है, तो अधिगम है। नहीं, वो सीखने की बात करके ना, सीखना अपेक्षाकृत में ही शामिल होता है। सुनिए, सुनो, ये जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं ना, इससे नॉलेज की प्राप्ति तो होती है किसके बीच में, दो ही बंदों के बीच में होगी। बाकी ये आपको देखना स्टार्ट कर देते हैं भी कहानी क्या है ना। आगे देखिए बेटा, इसके बाद में आप लोगों के पास आता है, जैसे हमने कर लिया, अब स्थायी परिवर्तन हो गया, अपेक्षाकृत स्थायी हो गया। अब इसके अंदर चर्चा चलती है हमारी परिभाषाओं की, सॉरी विशेषताओं की। विशेषताएं लिखो, अब यहां पर लिखना विशेषताएं। इसके अंदर आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, विशेषताएं क्या हो गया। सुनिए, ये जो विशेषता आप लोगों ने लिखनी है ना, वो किसके अकॉर्डिंग लिखनी है, वो ऊपर हेडिंग डालो पहले तो आप। इसके अंदर एक तो है याकम सिम्पसन, याकम क्या हो गया भाई, अच्छा, यहां पर एक तो याकम है, एक सिम्पसन है, और एक मेकाव है, मेकाव। अब जो मैं बात बता रहा हूं ना, ये ग्रहण करने वाली बात है। अगर आपने इसको नहीं किया तो फिर ये किताबों में मैटर नहीं मिलने वाला है, किताबों में ये चीज मिलेगी नहीं आपको। मैंने यहां पर लिखा है याकम, सिम्पसन और मेकाव, तीनों अलग अलग थे। इन दोनों ने मिलकर एक संगठन बनाया था, ठीक है ना। किसने, याकम और सिम्पसन ने। हाँ याकम, ये जो बंदा था ना, ये इन दोनों के साथ सहयोग का काम कर रहा था, ये सहयोगी था। ये जो बच्चे दे रहे हैं ना, दिल्ली के अंदर टीचर लगने वाली वैकेंसी का पेपर दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं भी ऐसी चीजें आपके पेपर में पकड़ ली जाती है कि अधिगम से जुड़ी हुई ये विशेषता किसकी दी हुई है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, याकम, सिम्पसन और मेकाब तीन थे। याकम और सिम्पसन ऐड थे, प्रधान थे, और मेकाब जो था ना, ये इनके साथ सहयोगी था। मेरी बात समझ रहे हो आप। इन लोगों ने अधिगम की क्या विशेषताएं मानी थी, वो एक गोल चक्कर के अंदर सेट कर लो आप। इन्होंने 7-8 विशेषताएं मानी थी, और उनसे बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं जाता। अधिगम की विशेषताएं मानते हैं ये याकम और सिम्पसन तथा मेकाब। किसकी विशेषता मान रहे हैं ये, हाँ, इनके द्वारा वर्णित जो विशेषताएं थी वो आप लिखो। इन्होंने एक तो विशेषता आपके मानी थी समायोजन। ये कहते हैं अधिगम जो होता है, ये क्या होता है, ये समायोजन की प्राप्ति करवाता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि समायोजन के बारे में तो जानते हो ना आप लोग, एडजस्टमेंट क्या होता है, क्या होगी, एडजस्टमेंट जो होता है ना, ये भी अधिगम है, ये भी अधिगम होता है। हर आदमी के बस का रोग नहीं होता एडजस्टमेंट करना।
गलत चीजें सीखना अधिगम नहीं होता है, मैं बार बार ये चीज समझा रहा हूं आपको। अधिगम, आप मेरी बात सुनिए एक मिनट, पहले हम समायोजन की बात करते हैं। तुम लोग, मेरे को लग रहा है कि सिस्टम खराब करोगे और कुछ नहीं है। हैं? हम्म हम्म। तो मैंने आपको जब 3 शब्दों में खत्म कर दी कहानी, अभ्यास, अनुभव और प्रशिक्षण, इसके अंदर अगर कोई मान लो पिस्तौल चलाना सीखता है तो बेटा ये तो समझना चाहिए ना, हर चीज के अंदर सर साथ में नहीं रहेंगे। सर फिर देख लो, फिर मैं गोल कर दूंगा काम को। ऐसे क्वेश्चन कभी आज तक आए नहीं है, कभी नहीं आए। कोई एक मॉडल टेस्ट पेपर मेरे को दिखा दे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बेटा उसको पॉजिटिव वे में सीखना है। हम लोग एक विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं, हमें पॉजिटिव वे में काम करना है। वो आप घर पर देख लेना ना, हम तो एक बार सिस्टम उसकी अकॉर्डिंग बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं। अगर इस तरह से बातें करोगे ना, बीच में रह जाएगा। फिर मैं बातें करने को क्या, मैं आपके साथ बात ही करूंगा। ये लो मार कर छोड़ दिया, अब करो बात, चलो हो जाओ शुरू। भैया आपने एग्जाम की दृष्टि से जो बातें सीखनी है वो तो सीखोगे नहीं आप, है ना। ये जो चीज है ना समायोजन, समायोजन करना भी क्या होता है, बड़ा मुश्किल काम है। इसके अंदर एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको मिथुमीनिया कहते हैं। ये बात याद रखना, ये प्रश्न पेपर में पड़ता है। इसके अंदर एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसको मिथुमीनिया कहते हैं। और मिथुमीनिया का अर्थ भी पूछा जा सकता है, मिथुमीनिया क्या होता है, झूठ बोलना। ये चीजें सीखो जो आपके काम आने वाली है। बेटा एक मैं आपको ढंग से बात बताऊं कि ये समायोजन जो होता है, वैसे मैंने समायोजन वाला पोर्शन करवा दिया था ना आपको। समायोजन के अंदर मैंने 4 तरह की युक्तियां बताई थी। भी आदमी कुसमायोजित होता है अगर वो गलत काम करता है। देखो, वातावरण के साथ जब कोई हार जाता है तो वो कुसमायोजित हो जाता है। जब इन्वायरमेंट उसे हराता है ना तो वो कुसमायोजित होता है। और जब इन्वायरमेंट को व्यक्ति हराता है तो समायोजित होता है। तुम जब नौकरी लग जाओगे तो समायोजित, और नहीं लगे तो फिर कुसमायोजित, है ना। भाई वातावरण तुम्हें हराने का काम कर रहा है। अब इस क्लास के अंदर हम पॉजिटिव वे में हैं, बाहर निकलते ही कोई गाना गाएगा, कोई डांस करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई घटिया बातें करेगा, तो ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें हरा रहे हैं। समायोजन के अंदर कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, मिथुमीनिया। और मिथुमीनिया का अर्थ क्या होता है, झूठ बोलना। समायोजन के दौरान कितने प्रकार की रक्षा युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, सोनिया जी आप बताओ। 6 नहीं, 4। कौन कौन सी, एक तो प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, एक आक्रामक और एक क्षतिपूर्ति। मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने ये कहा था कि जो प्रत्यक्ष होता है ना, इसका मतलब आमने सामने की युक्ति होती है। कोई व्यक्ति हमारे सामने आया तो हमने उस समस्या को हल कर लिया, हल करने के बाद में हम समायोजित हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ झगड़ा करता है, हम फोन पर 4 बातें उसको सुनाते हैं, क्या वो व्यक्ति समायोजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके बाद में दूसरा यहां पर लिखो आप, ये हम किसके अनुसार लिख रहे हैं, याकम, सिम्पसन और मेकाब के अनुसार लिख रहे हैं। पेपर में अगर पूछा जाए ये विशेषता किसके अकॉर्डिंग है तो आप लोगों को बताने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। एक आप लिखो अनुभवों का संगठन, अनुभवों का संगठन। नॉलेज जो आता है ना वो अनुभवों के कारण आता है, अनुभवों का संगठन। सही बात है क्या, कहीं पर आपको ऐसे लगे ना भी यहां टेढ़ी बात हो रही है तो आप बताना मेरे को। विकास पर प्रभाव, अधिगम का विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। क्या बात होगी, नहीं नहीं, वो अप्रत्यक्ष के अंदर थी। अप्रत्यक्ष के अंदर हमने 8 की 24 की थी, अंदर ही अंदर से हट करके उसे। एक यहां पर लिखो क्रियाशील व सृजनात्मक। अधिगम के दौरान व्यक्ति क्रियाशील भी होता है और क्रिएटिविटी काम भी करता है, सृजनात्मक भी होता है। अभी ये करने के बाद में एक प्रश्न निकालते हैं, देखते हैं कितना समझ में। हाँ ये 4 प्रत्यक्ष थी। कौन सी, जो मैंने अभी बताए वो तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना समायोजन की रक्षा युक्ति तो 4 है, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, क्षतिपूर्ति और आक्रामक। अगर वो पूछे भी प्रत्यक्ष में कितने हैं तो 4 पॉइंट लिखवाए थे मैंने, और अप्रत्यक्ष में 8 लिखवाए थे। 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 हो जाएगी उसमें। क्रियाशील व सृजनात्मक हो गया। फिर लिखो वातावरण के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, वातावरण के परिणाम स्वरूप, ये चीज भी लिख लेना इसमें।
एक आप इसमें लिखो सतत, लगातार। किसी भी काम को अगर लगातार करोगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। आ जाइए। इसके बाद में आप लिखो सर्वांगीण व सार्वभौमिक। सब तरह के गुण होते हैं और सार्वभौमिक क्रिया है, सब जगह पाया जाता है। सर्वांगीण व सार्वभौमिक। इसके बाद में आपके पास है सोउद्देश्य। अधिगम जो होता है ना, उद्देश्य के बिना नहीं होता है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं। सही है या गलत है ये बात? एक इसके अंदर हम लोग प्रक्रिया भी कर सकते हैं किसी काम को करना, और एक यहां पर लिख लीजिए स्थानांतरणीय। ये प्रक्रिया स्थानांतरणीय भी होती है, ट्रांसफर है ना। एक आप इसमें लिख लीजिए प्रोत्साहन की प्रक्रिया। प्रोत्साहन की प्रक्रिया, प्रोत्साहन की प्रक्रिया। एक मिनट के बाद सुनो बेटा, जहां पर प्रोत्साहन शब्द लिखा हुआ है उसको काटना है यहां से और वहां पर उद्दीपक कर लेना है। उद्दीपक की प्रक्रिया हो जाएगी। मेरी बात समझ गए आप? प्रोत्साहन जो होता है ना, प्रोत्साहन, इसे हम लोग उद्दीपक कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। एक मिनट, इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं एक छोटा सा डाटा बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न पेपर में पड़ता है। हम लोगों ने ये कहा है भी याकम, सिम्पसन और मेकाव, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना। एक तरफ तो मैंने आपको कह दिया भी अपेक्षाकृत व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अधिगम होता है। अब ये जो बंदे नहीं जुड़े हैं ना हमारे साथ, ये हो सकते हैं कोई बात को पलटी मरवा दे। तो अगर ये अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर स्पेस लिखा है भी 3 बंदे थे, याकम, सिम्पसन और मेकाव। आज तक पेपर के अंदर जितनी भी विशेषताएं पूछी गई है ना, वो इन बंदों की अकॉर्डिंग ही पूछी गई है। ये बात आप याद रखना। हम लोग पढ़ते हैं किताब, लेकिन किताब पढ़ना और उसको समझना बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो ये याद रखना, याकम, सिम्पसन और मेकाब क्या कहते हैं कि समायोजन क्या है? अधिगम है। अनुभवों का संगठन क्या है? अधिगम है। विकास पर प्रभाव पड़ना क्या है? अधिगम है। विकास निरंतर चलती है प्रक्रिया, जब तक आदमी की डेथ नहीं होती है तब तक उसका विकास चलता रहता है। एक बार एक प्रश्न आया अप्लाइड कि एक व्यक्ति अपने शहर की तरफ रवाना हुआ, रास्ते में कुछ दूरी पर चलने के बाद उसका एक्सीडेंट होता है और वह व्यक्ति कोमा की अवस्था में चला जाता है। इस क्वेश्चन को बनाया गया था बेटा, यहां दिमाग से चला करो, ठीक है ना। और दिमाग के अंदर जो हमारे डस्ट होता है ना, इसको निकाल के फिर क्लास में बैठा करो। मैंने क्या कहा भी, वो व्यक्ति जब जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो व्यक्ति कोमा की स्थिति में चला जाता है। कोमा की स्थिति के अंदर उसकी किस कंडीशन को रोका जाता है? अभिवृद्धि को या विकास को? क्या रुकता है उसका? अभिवृद्धि रुक जाती है या विकास रुक जाता है? विकास रुक जाएगा तो मर जाएगा वो। अभिवृद्धि नहीं होगी बेटा, अभिवृद्धि के अंदर अंतर होता है ना, ये फिर तुम समझ ही नहीं रहे। ये जो कहानियां है ना, अभिवृद्धि और विकास के अंदर डिफरेंस होता है। तुम लोगों को वास्तव में साइकोलॉजी समझाना जीवित मेंढक को तोलने के बराबर है। जीवित मेंढक को कोई तोल सकता है? नहीं तोल सकते। जीवित मेंढक जो होते हैं ना, उनको एक तकड़ी में बिठाते हैं, इधर बाट रखते हैं, इतने उछल के एक नीचे पड़ जाता है। ये कंडीशन है इसको समझाने वाली। अभिवृद्धि और विकास दो चीजें होती हैं। अभिवृद्धि का एक समय होता है बेटा, ये 0 से लेकर, और लड़कियों में 16 वर्ष और लड़कों में 18 वर्ष तक होती है। क्या? अभिवृद्धि। और ये जो विकास होता है ना, ये 0 से स्टार्ट होता है और जब तक आदमी की डेथ नहीं होती है तब तक चलता है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? लड़कियों में 16 साल है और लड़कों में 18 साल है, और ये परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। ये परिवर्तन क्या होते हैं? दिखाई देते। एक बच्चे ने मेरे को भरी क्लास के अंदर पूछा, मैं एक संस्था में पढ़ा रहा था, वहां पर एक क्वेश्चन आ गया। कहता गुरुजी आपने समझा दिया? मैंने कहा समझा दिया। कहते मैं पूछूं क्वेश्चन? मैंने कहा पूछ ले। कहता बालों का बढ़ना, बालों का बढ़ना अभिवृद्धि है या विकास है? अब मैंने एक तरफ तो ये बात कह दी भी ये चीज हमें दिखाई देती है, सुनते रहना एक बार। मैंने क्या कहा भी अभिवृद्धि हमें दिखाई देती है, लड़कियों में तो दिखाई देगी 16 साल तक और लड़कों में दिखाई देगी 18 साल। इसके बाद में अगर कोई भी स्थिति चलती है तो वो कोई भी स्थिति अभिवृद्धि में नहीं आती है।
तो किस में आती है? विकास में आती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बालों का बढ़ना, तो बाल तो उसके जब तक मरता नहीं है तब तक बढ़ते हैं, तो हम ये कह सकते हैं भी अभिवृद्धि है? नहीं ना। तो ये क्या होगा? ये विकास होगा। क्या होगा ये? हाँ, कुछ भी है, मतलब जो भी चीज है। मैंने क्या कहा भी 18 और 16 के बीच में जो होने वाला परिवर्तन है वही परिवर्तन क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाई। उसके बाद का जो भी परिवर्तन है, ऐसे तो नाखून भी बढ़ते हैं, ये अभिवृद्धि थोड़ी ना, विकास है। क्या है ये? विकास है। आदमी का विकास जन्म से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, निरंतर। जन्म से, हाँ, वोम टू टोम है। तो गर्भावस्था 0 से ही होती है या इससे पहले की कोई गर्भावस्था है? उससे पहले रजो धर्म रजो निवृत्ति होती है, 28 दिन का पीरियड होता है वो, 25 से 28 दिन का। और कुछ पूछना है इसके अंदर? बच्चों जैसी बातें करते हैं ना जी। बाल विकास समझा रहा था एक, मेरी बात सुनो। एक बार मैं किसी सेंटर पर बाल विकास समझा रहा था, अंदर की सारी प्रोसेस मैंने सिखा दी, एक एक चीज। जैसे ही बाहर निकला एक महिला मेरे साथ साथ ही निकल पड़ी, कहती गुरुजी देखना ये वाली प्रॉब्लम थी। मैंने कहा तू डॉक्टर के पास जा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ भाई, है भाई। उनको ये लगा भी सर बता रहे हैं तो हो सकता है डॉक्टर हो, डॉक्टर के ही पास ही होते हैं ये समस्याओं के हल। अब मैंने यहाँ लिखा समायोजन, ये बात समझ में आ गई पक्का? मैंने यहाँ लिखा प्रोत्साहन क्या होता है? उद्दीपक होता है। प्रोत्साहन क्या होता है? उद्दीपक होता है, याद रखोगे। अब एक प्रश्न बनाते हैं अपने, वो लिखो आप। लिखना चाहो तो इसी के अंदर, चलो मैं यहाँ अलग से लिखवाता हूँ, तुम्हें समझ में कितना आया वो चीज सामने आ जाएगी। लिख दूं? नहीं, मैं लिख ही देता हूं। लिखो, अधिगम होता है, छोटा सा प्रश्न है। अधिगम होता है। इस प्रश्न का जो सही आंसर देगा ना, मैं ऐसे समझूंगा भी क्लास के अंदर वास्तव में पढ़ाने का है तो सही फायदा। एक तो लिखो व्यक्तिगत, फिर लिखो सामाजिक, लिख कॉपी के अंदर। ए प्लस में बी, ए मतलब व्यक्तिगत और बी मतलब सामाजिक, और एक मैंने यहां पर लिख दिया कोई नहीं। कॉपी में लिख ले, बड़ा काम आएगा, ये बार बार प्रश्न रिपीट होते हैं। एक प्रश्न और देखो, सत्य कथन है। ये आजकल प्रश्न ज्यादा आने लगे हैं, सत्य कथन है, असत्य कथन है। इसके अंदर ये कहता है अधिगम का स्थानांतरण संभव नहीं है। अधिगम का स्थानांतरण संभव नहीं है। पहली लाइन तो हमारे पास ये वाली। दूसरा लिखो, अधिगम में वातावरण की भूमिका नगण्य है। की भूमिका नगण्य है। सोचना क्या है इसका आंसर। फिर इसके बाद में आ जाएगा अधिगम रुचि, रुचि अभिवृत्ति, प्रतिक्षेपी, परिवर्तनों से प्रभावित होता है, से प्रभावित होता है। इस प्रश्न का सोचकर देना भी आंसर। और एक आप इसमें लिख लो, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है ना। प्रश्न में दम है ना। ऐसे प्रश्न जब आते हैं बच्चे यहाँ निशान लगा देते हैं, इनमें से कोई नहीं। पहले सोचना है, समझना है, फिर आंसर देना है। सुनो भाई, एक मिनट। ये जो प्रश्न था अभी अधिगम होता है, तो अधिगम के बारे में हम लोगों ने अभी क्या जानकारी ली थी? भी अधिगम बाहरी परिवर्तन यानी व्यवहार से जुड़ता है। तो हम लोगों का क्या हुआ है?
इन दोनों में देखना सही कौन सा होगा। सामाजिक होना चाहिए, व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए ना। सोचो, अधिगम का मतलब सीखना है ना। अब सीखा कैसे जाता है, व्यक्तिगत या सामाजिक? दोनों ही होगा। हाथ खड़े करना दोनों वाले। सामाजिक होना चाहिए, इसीलिए तो हम सीख नहीं पा रहे हैं। दोनों ही होंगे, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही होते हैं। व्यक्तिगत क्या तुम अपने आप एनालाइज नहीं करता? अब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ 40 मिनट, अगर ये क्लास अच्छी होगी तो मेरी खुद की आत्मा मुझे ये कहेगी बहुत बढ़िया पढ़े थे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आपने घर पर खाना बनाया, खाना बनाते ही आपको पता लग जाता है भी इसका टेस्ट कैसे होगा, है ना। ये व्यक्तिगत है। और सामाजिक का मतलब जब कोई खा के कह रहा है भी वाह बहुत बढ़िया बनाया, है ना। अब देखो ये वाला प्रश्न तो चलो हम लोगों ने लगभग सही किया है। देखो सत्य कथन है, सत्य कथन का मतलब सच्ची बात क्या है, तो बेटा इसमें ढूंढ कर देखना क्या होगा। अधिगम का स्थानांतरण संभव नहीं है। हम लोगों ने अभी क्या किया था, ये देखो यहाँ पर मैंने ये कहानी बता दी, स्थानांतरणीय है, बदलाव किया जा सकता है। ये तो बात गलत है। अगर ये कहता है अधिगम में वातावरण की भूमिका नगण्य होती है, तो आप लोगों ने ऊपर क्या किया है ना। ये भी बात मेरे ख्याल में गलत है। अगर ये गलत है तो हमारा ये भी गलत हो गया। ये कैसे गलत हो गया? अभी तो यहाँ पहुंचे ही नहीं हम लोग, यहाँ कैसे पहुंचे हम? सीधा ही कहते डायरेक्ट यहीं आ जाओ। अधिगम रुचि अभिवृत्ति, अभिवृत्तियों का मतलब होता है मूल प्रवृत्तियां। क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां। और प्रतिक्षेपी जो होता है इसका मतलब होता है प्रतिवर्त क्रिया। क्या होता है? प्रतिवर्त क्रिया। परिवर्तन से प्रभावित होता है? अभिवृत्ति जो होता है क्या होता है? और एटीट्यूड किसके साथ जुड़ता है? मूल प्रवृत्ति। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड किसके साथ जुड़ता है? वो मूल प्रवृत्तियों के साथ। तो हम लोग इसी को ही कहेंगे, इंसेंट होता है। और प्रतिक्षेपी क्या है? प्रतिवर्त है। परिवर्तन से प्रभावित होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अधिगम प्रभावित होता है? अभी आप पीछे क्या कर रहे थे? पीछे मैंने आप लोगों की ये चीज लिखवाई तो है, ये रही बेटा। यहाँ पर देखो प्रतिवर्त भी आया हुआ है और मूल प्रवृत्ति। ये चीज जब तक ध्यान में नहीं लाओगे ना, तुम्हारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत हो जाएंगे। तो ये भी बात क्या है, हमारी अकॉर्डिंग गलत है। तो सही ये हुआ, सही है नहीं। एक प्रश्न और लिखो। आपको लग रहा है कि पेपर के अंदर इस टाइप से अगर प्रश्न आए तो हम लोग सही कर सकते हैं? लिखो असत्य कथन छांटिए। असत्य का मतलब क्या होता है? झूठी बात। असत्य कथन को छांटना है। थोड़ा सा बड़ा है बेटा, लंबा लिखवाऊंगा लेकिन समझ में आ जाएगा आपके। अधिगम सार्वकालिक है, सर्वकालिक है। अधिगम सर्वकालिक है। पहली बात तो ये वाली है, ध्यान से सुनना। अधिगम सकारात्मक अथवा नकारात्मक है? अधिगम, ये इसकी बात आ गई जो ये पूछ रही थी, सकारात्मक ओब्लिक नकारात्मक है। तुम लोगों ना पूछा करो, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको मना करूंगा पूछने का, लेकिन वे जो है ना वो बिल्कुल पूछने वाला टीचर बनो आप लोग। अगर हम लोग आपस में भिड़ते रहेंगे तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? होगा ऐसे, है ना। आगे लिखो। अधिगम एक प्रक्रिया है। मेरे को तो डर लगता है, मैंने कहा कहीं ये एक दूसरे के साथ भिड़ के यहाँ सिस्टम सारा ने गोदे भिड़े फिर बीच में मारा जाता है। नहीं नहीं, मेरे से ही पूछा आपने। अधिगम एक प्रक्रिया है। एक बात बताता हूं, मैं एक क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा था, कम से कम 100 बच्चे बैठे थे, इसे घेरा बनाकर मैं पढ़ा रहा था। मैं ना महिला वर्ग का कम ही विश्वास करता हूँ। एक लड़की को दौरा आ गया, सुनो, ऐसे पास में बैठी थी, दौरा आ गया उसको। मैं तो ऐसे पढ़ा रहा था और उसके भी बाल खुले थे, ऐसे करने लगी ऐसे जोर जोर से। मैंने यूं देखा, डर गया मैं तो। मैंने कहा ये क्या कर रही है? वास्तव में घबराहट होगी मेरे को। उसके बाद में दूरी बनाता हूँ, जैसे इतनी दूरी तो कम से कम होनी चाहिए। लिखो आगे। अधिगम में सदैव नयापन होता है। सदैव नयापन होता है। एक मिनट, जो बच्चे नए आए हैं उनसे पूछते हैं एक बार, कितना समझ में आता है उनको। नयापन होता है। इसने क्या कहा है भी असत्य कथन को छांटना है।
क्या छांटना है? असत्य कथन को। जो मैंने ये बात लिखवाई है ना बेटा 1 मिनट, ये वाली याकम और सिम्पसन वाली, इस बात को बिल्कुल गौर रखना। आप याकम, सिम्पसन और मेकाब वाली जो विशेषताएं मैंने लिखवाई ना, लगभग लगभग काम करेगी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्रक्रिया लिखा हुआ है ना। यहां पर एक चीज हमारे सामने आ रही है भी, अधिगम एक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये तो सही बात है, ये सही है ना। तो मैं इसको एक बार यहां से हटा दूं, ये लो मैंने यहां से इसको हटा दिया। अब हम लोग यहां चलते हैं। ये कहता है कि अधिगम सर्वकालिक है। सार्वभौमिक और सर्वकालिक मैंने लिखवाया था ना पीछे, तो इसका मतलब ये लाइन भी मुझे सही लग रही है, काट दिया मैंने। अधिगम सकारात्मक है तथा नकारात्मक है। हम लोगों ने एक स्टार्टिंग में एक डायग्राम बनाया था, मैंने कहा था अभी अधिगम जो होता है ना, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है स्थायी और एक होता है अस्थायी। स्थायी जो होगा उसमें सकारात्मक कंडीशन ही तो चलेगी, और इसके अंदर क्या चलेगी? नकारात्मक कंडीशन चलेगी। है तो दोनों ही क्या अधिगम के पार्ट है ना। एक में हमें स्थायी मिल रहा है, स्थायी जो होगा वो परमानेंटली रहेगा, और अस्थायी जो होगा वो कुछ समय के लिए रहेगा, फिर खत्म हो जाता है। इसलिए हम लोग इसको अधिगम नहीं मानते हैं। सुनिए, ये जो सकारात्मक परिवर्तन होता है ना, ये 2 कारणों से होता है। एक तो अभ्यास से, और एक हो गया अनुभव, और तीसरा हमारा प्रशिक्षण है। अभ्यास के अंदर हमारा सदैव पेशीय बल लगता है, और जो ये हमारे पास होता है ना अनुभव, इसके अंदर कैसा बल लगता है? मानसिक। पेपर में अगर पूछा जाए भाई अनुभव के दौरान लगने वाला बल कौन सा होता है, तो संवेगात्मक या हम कह सकते हैं मानसिक। अगर वो के अभ्यास के दौरान लगने वाला कौन सा होता है, तो अभ्यास के दौरान पेशीय बल लगता है। थोरनडाइक ने कौन सा बल लगा के एक बिल्ली पर प्रयोग किया था? बल तो पेशीय लगेगा। जब आप रिवाइज करोगे उस समय, जब लिखोगे उस समय क्या होता है? सुनो, अभी मैंने कहा थोरनडाइक की थ्योरी के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने, सब जानते हो। क्या था? एक पिंजरे के अंदर क्या डाल दी उसने? बिल्ली डाल दी, और बिल्ली डालकर उस पर प्रयोग किया। क्या बिल्ली एम ए बी एड थी आपकी तरह? क्या बिल्ली दिमाग का प्रयोग कर रही थी? क्या कर रही थी? पेशे कर रही थी ना। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसके अंदर उसने मानसिक बल लगाकर उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? नहीं नहीं, कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसने संवेगीय बल लगाकर मानसिक प्रक्रिया को प्रतिपादित किया है? बताओ। है कोहलर। वर्दीमर वाला जो सिद्धांत है ना, जिसके अंदर सुल्तान नामक वन मानुष चिंपांजी को लिया गया था, वहां पर ये क्या करता है? संवेगी बल लगाता है दिमाग की। सुनिए, मैंने ये लिखा है, अब 2 रह गए हमारे पास। ये अधिगम है ना, ये सकारात्मक और नकारात्मक। अधिगम में सदैव नयापन होता है, ये बात गलत होती है। अधिगम के अंदर सदैव नयापन नहीं होता है, या होता है नयापन? तो फिर वो 0 से स्टार्ट करेगा तभी नयापन आएगा। अब आपने वो कहते हैं ना, बेटा यहाँ पर जो बात है ना, वो एक पॉइंट से बदल जाती है। व्यवहारवाद और व्यवहारवादी में फर्क नहीं होता है ना। अगर मैं ये चीज हटा दूं फिर तो चलो नयापन आ गया। ये कहता है सदैव ही नयापन होता है, तो ये बात गलत होगी। एक एक पॉइंट से हमारी कंडीशन चेंज होती है। यहाँ पर बात समझ में आ गई? अब ऊपर लिखो अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिक लिखो। बात समझ में आई हुई है ना? सत्य असत्य क्वेश्चन करे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिक, अब यहां से हम लोगों ने सीखना प्रारंभ करना है। वो तो चलो एक प्रक्रिया थी, उसको हमने समझ लिया। अब देखो, अधिगम से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है, ये क्या है? ये व्यवहारवादी होते हैं। क्या होते हैं? ये व्यवहारवादी होते हैं। क्या कह रहे हो? सार्वकालिक का मतलब सब जगह, ठीक है ना। हाँ, ये अंग्रेजी के अंदर देखो मदद करने वाले हैं। क्या कहते हैं उसे? यूनिवर्सल कहते हैं। अंग्रेजी में आप लोग बोला करो भी, ठीक है। यहाँ पर आ गया अधिगम से संबंधित मनोवैज्ञानिक जो है वो किससे जुड़े हुए थे? व्यवहारवाद से जुड़े हुए थे। और हमारी मनोविज्ञान के अंदर 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे। एक तो था SR से रिलेट करने वाला, SR से, और एक जो हमारे पास था वो कैसा था?
1 मिनट, लिखो। हाँ, आगे लिख, TUI। अरे वो मैंने लिख कर देखा था, मैंने कहा कहीं फिर बदलना है मुझे यार। SRTUI, ये बात याद रखोगे आप। सारा कुछ बताएंगे, एक बार आप लिख लो। इसके अंदर मैंने लिखा है SR और एक मैंने लिखा है TUI। हमारे जो स्टूडेंट है ना, वो गड़बड़ कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोग डायरेक्ट पढ़ोगे थोरनडाइक, और डायरेक्ट पढ़ने से आपको थोरनडाइक समझ में ही नहीं आएगा, कईयों के तो नाम ही याद नहीं रहते हैं। एक ना इसके अंदर अपवादित मनोवैज्ञानिक था, उसको भी आप ऐड कर लो। एक मनोवैज्ञानिक अपवादित था बेटा, SOR वाला था, ये ऐड कर लेना। इसको मैंने अपवादित क्यों कहा है, क्यों SOR का जो सिद्धांत बना था ना, इसकी चोरी हो गई थी, इसको चुरा लिया था। अभी पढ़ा है यार टाइम, इसको चुरा लिया था SOR को। मेरी बात समझना जो मैं बता रहा हूं। अगर आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि SOR का सिद्धांत किसने दिया था, का सिद्धांत किसने दिया था या थ्योरी किसने दी थी, 1 मिनट रुको। अगर वो क्वेश्चन को पलटी मार के कह दे SOR का संप्रत्यय किसने दिया था, संप्रत्यय मतलब कॉन्सेप्ट किसने दिया था, अब यहां पर ये बात चेंज हो जाती है। ठीक है, मैंने लिखा SOR का सिद्धांत और एक मैंने लिख दिया SOR का संप्रत्यय किसने दिया था। वास्तव में फर्क पड़ता है ऐसे शब्दों से। SOR का सिद्धांत देने वाला तो था क्लार्क हल। कौन था? क्लार्क हल था। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट देने वाला जो था वुडवर्थ था। ये वही वुडवर्थ है जिसने एक बड़ी शानदार परिभाषा दी थी। क्या थी बता सकते हो आप? राजस्थान बोर्ड ने इस परिभाषा को 2 बार निकाला है। क्या कहा था इसने? वुडवर्थ ने कहा था कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, फिर मन का, अंत में चेतन का त्याग किया, अब वे व्यवहार को अपनाए हुए। ये परिभाषा किसकी थी? ये परिभाषा वुडवर्थ की थी। और वुडवर्थ ही साइकोलॉजी के अंदर ऐसा बंदा था जिसने प्रश्नावली विधि का प्रतिपादन किया था। किसका? प्रश्नावली और प्रश्नोत्तर बेटा 2 अलग अलग होती है। प्रश्नोत्तर के अंदर क्या होता है? प्रश्न उत्तर होते हैं। और प्रश्नावली के अंदर क्या होता है? एक प्रश्नावली प्रश्न माला बना लेता है इसमें। तो आप लोग याद रखना, प्रश्नावली का प्रतिपादक कौन था? वुडवर्थ। और प्रश्नोत्तर का कौन था? सुकरात। ट्यूटोरियल विधि किसे कहते हैं? ट्यूटोरियल विधि आपको पता है? अब की बार पेपर के अंदर क्वेश्चन इस प्रकार से डाले थे इन्होंने विधियों वाले। ट्यूटोरियल, एक अगर हम बात सुने भी, ट्यूटोरियल ऐसे लिखा जाता है क्या रे? ट्यूटोरियल। 1 मिनट में एक शब्द लिखता हूं, ट्यूटोरियल। मैंने ये शब्द लिख दिया ट्यूटोरियल। अब मैं इस शब्द के अंदर कुछ शब्द गायब कर रहा हूं। ट्यूटर, मैं यहां से एक तो ये वाला निकाल देता हूं, मेरे पास ये वाला शब्द रह जाएगा ट्यूटर। ट्यूटर का मतलब क्या होता है? अध्यापक। ट्यूटर का मतलब क्या हो गया? अध्यापक। अध्यापक के सामने जब बच्चा बैठेगा तो वो प्रश्नावली विधि बनाएगा या प्रश्नोत्तर विधि बनाएगा? आप मेरे सामने बैठे हो, मैं प्रश्नावली विधि का निर्माण करूंगा या प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण करूंगा? प्रश्नोत्तर विधि का। ट्यूटोरियल विधि के अंदर सदैव प्रश्नोत्तर विधि चलती है, याद रखोगे। प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादक सुकरात था बेटा। कौन था? सुकरात था। और ट्यूटोरियल विधि का कौन था? सुकरात था। SOR का संप्रत्यय किसने दिया? वुडवर्थ ने। SOR का सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क ने। ये बातें आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी। जैसे आप लोग पूछ रहे हो भी SR की फुल फॉर्म क्या होती है? एस, बिल्कुल। चोर इसलिए कहा है सोनिया जी, आप याद रखना, इसको हम लोगों ने चोर इसलिए कहा है क्योंकि इसने संप्रत्यय तैयार किया था। संप्रत्यय का मतलब कॉन्सेप्ट दी थी, अवधारणा दी थी इसने। तो हम लोग यही कहते हैं भी काम करने वाला तो बंदा था क्लार्कल, लेकिन उस चीज को कॉपी मारने वाला जो बंदा था वो कौन था? वुडवर्थ था। ठीक है, मैंने वो चोरी का नाम दे दिया। वुडवर्थ वाली ना लिख लो, एक जगह अटका लेना, एक तरफ लिखो। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, थोड़ा सा ये नीचे कर रहे, क्या पूछ रही है ये पूजा सोनी?
प्लीज बताना सर। सर ये सर्वकालिक क्या होता है? आप वाली बात ही पूछ रही है क्या? अच्छा अच्छा, सर्वकालिक जो होता है वो सब जगह जो विद्यमान होता है उसके बारे में कहता है। मैंने क्या लिखा? यूनिवर्सल कहते हैं। हाँ ये बात सही है, यूनिवर्सल कहते हैं, इंग्लिश की होगी ये भी। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का, बाद में मन का और अंत में चेतना का त्याग किया। बाद में मन का, अंत में चेतना का त्याग किया। चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। अब वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये परिभाषा भी इसी की थी। ये इसको स्टिमुलस कहते हैं मैडम, और इसको रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कह लो चाहे रिस्पॉन्स कह लो, एक ही बात है। क्या हुआ? MULUS है क्या? इसमें भी फर्क पड़ जाता है? स्पेलिंग वहां नहीं दिखेगा तुम्हारी। और एक ये जो चीज है ना, इसको इसने क्या कहा है? इस हाँ, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म इसने संगठन की जगह प्राणी लिया है, और यहाँ रिएक्शन लिया है। रिएक्शन लिया, यहाँ पर आ जाता है TUI। टी का मतलब यहाँ टारगेट है, टारगेट है। यू का अंडरस्टैंडिंग है, और आई का इंटेलिजेंसी। स्पेलिंग लिख लेना रहे, इंटेलिजेंसी। टारगेट, अंडरस्टैंडिंग और इंटेलिजेंसी है। ये जो हम लोगों ने अभी लिखा है ना स्टिमुलस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्दीपक अनुक्रिया कहते हैं। इसको उद्दीपक अनुक्रिया कहा जाता है। और ये अगर हम लेकर चलें तो उद्दीपक प्राणी अनुक्रिया है, बीच में प्राणी को शामिल किया है इसने। ऑर्गेनिज्म संगठन होता है बेटा, और संगठन किससे बनता है? आदमियों से बनता है, इसलिए इसने शब्द लिया था प्राणी अनुक्रिया। बस उसी से रिलेट कर लो इसे आप। और ये क्या होता है? टारगेट का मतलब हो गया उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, और एक आ जाता है सूझ। सूझ बताओ अचानक आती है या धीरे धीरे आती है? बस इसी बात पर रोड़ा हुआ था इनका थोरनडाइक के साथ, और इन्होंने अपना एक अलग ही प्रोग्राम बना लिया था। ठीक है, टाइम पड़ा 2-4 मिनट हो गया। इसके अंदर कुछ बंदे लिख लो जो इससे रिलेट करेंगे। जैसे ये उद्दीपक है, सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ भी उद्दीपक क्या होता है? हाँ, कोई वस्तु या पद जो व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है, वही हमारा उद्दीपक होता है। उद्दीपक हम लोगों ने संज्ञा को माना है, जो संज्ञा शब्द होगा ना वो उद्दीपक ही होता है। ठीक है, ये बात याद रखना भी, उद्दीपक क्या है? वह पद या वस्तु जो काम करने के लिए हमें प्रभावित करे। बाकी चर्चा कल करेंगे, बीच में रह जाएगा फिर ये। ठीक है जी, आज हम लोग इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू।